गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं 12 बायोलॉजी के इस ऑब्जेक्टिव डिस्कशन क्लास में। आप सबों को पता है कि आज हम लोग 60 से लेकर के 90 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे और इससे पूर्व में मैंने 2 पार्ट में अलग अलग वीडियो बनाया है, जिसमें एक पार्ट में आपको 1 से लेकर 30 तक और दूसरे पार्ट में आपको फिर से 31 से लेकर के 60 प्रश्नों का हमने डिस्कशन कराया। तो आज हमारा ये जो तीसरा वीडियो होगा आपके 12 बायोलॉजी जीवों में जनन का, जिसमें आज हम लोग आपके मटेरियल्स का 60 से लेकर के 90 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका जो 60वां प्रश्न है, शायद 60वां प्रश्न जो है आपका हो गया था, हम लोग 61 प्रश्न से शुरू करते हैं। 61 से लेकर के 90 प्रश्नों का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हमारा सवाल है 61 नंबर, देखिए ध्यान से। अब इस पे हम लोग नंबर पे डिस्कशन नहीं करेंगे, जो भी सवाल होगा उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, पहला सवाल है कि यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो, यानी प्रश्न यहाँ पर यह कह रहा है कि 2 जीव है जिसमें एक मेल है और दूसरा फीमेल है। इसमें एक मेल है और दूसरा जीव हमारा है फीमेल है, याद रखिए। अब कह रहा कि मेल का जो रूप रंग है ये अलग है, मेल का जो रूप रंग है वो क्या है, अलग है, और फीमेल का जो रूप रंग है ये अलग है। यानी ना तो मेल फीमेल से मिलता है और ना ही फीमेल मेल से मिलता है, यानी दोनों आकारिकी में, आकार में एक दूसरे से भिन्न है। तो इस प्रकार के जीव को या इस प्रकार की विभिन्नता को हम लोग कहेंगे लैंगिक द्विरूपता। क्या कहेंगे? लैंगिक द्विरूपता। तो उम्मीद करते हैं पहला जो सवाल है आज तीसरे वीडियो का, इसको आप समझ रहे होंगे। क्या कह रहा है कि यदि नर आकारिकी में मादा आकारिकी से भिन्न हो, यानी कोई जीव ऐसा हो जिसमें नर का आकार अलग हो और मादा का आकार क्या हो, अलग हो, तो इस प्रकार की विभिन्नता को, इस प्रकार के वेरिएशन को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं लैंगिक द्विरूपता। इस प्रकार के वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं लैंगिक द्विरूपता। यानी आपका 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज थोड़ा सा गला फंसा हुआ है, चूंकि आप सबों को पता है कि लगभग 8 घंटे ऑफलाइन क्लास चलते हैं और उसके बाद लगभग 2-3 क्लास ऑनलाइन भी हो जाता है। तो गला है, चूंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो लो है और जब सर्दी का समय आता है तो कुछ ना कुछ गला संबंधित प्रॉब्लम होती है। तो उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सा समस्या आप लोगों को होगा, आप कंप्रोमाइज़ करके चलेंगे। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट सवाल है उसको देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है पीडोजेनेसिस। याद रखिएगा, कह रहा है पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस एक प्रकार की जनन की प्रक्रिया होती है, यानी इसमें लार्वा का निर्माण होता है और इसमें लार्वा का जो निर्माण होता है ना, बिना निषेचन के ही द्वारा होता है। तो बिना निषेचन का ही जब जायगोट बन रहे हैं तो इस प्रकार के जनन को हम लोग बोलते हैं पीडोजेनेसिस। तो ये किस प्रकार के जीवों में होता है? तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फेसियोला नामक जीव में होता है। किसमें होता है? फेसियोला में होता है। तो 62 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए, 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि तिर्यक द्विविखंडन पाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो तिर्यक द्विविखंडन है ये एक प्रकार की प्रजनन की प्रक्रिया है। तिर्यक द्विखंडन जो है ये एक प्रकार की प्रजनन की प्रक्रिया है और ये पाया जाता है आपको सीराटियम में। याद रखिएगा, ये किसमें पाया जाता है? तो सीराटियम में पाया जाता है। याद रखिएगा, ये पाया जाता है किसमें? सीराटियम में पाया जाता है। तो यानी आपका 63 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, आप भी इसका आंसर जल्दी जल्दी मन में ही रिपीट कर सकते हैं। हमारा सवाल है कि प्राणियों में यौवना आरंभ, प्राणियों में यौवना आरंभ, यौवना आरंभ का मतलब होता है कि यौवना आरंभ के बाद का जो स्टेज है, जैसे कि हम ही लोग जब जवान हो जाते हैं तो जवान होने के जो बाद का स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रजनन अवस्था। क्या बोलते हैं? प्रजनन अवस्था। तो यानी किसी भी प्राणियों में यौवना आरंभ के बाद जो स्टेज आता है, जीवन का जो समय आता है, उस समय को हम लोग बोलते हैं प्रजनन अवस्था। इसी अवस्था में जीव क्या करता है?
अपने ही जैसे नए जीव को उत्पन्न करते हैं, अपने ही जैसे नए जीव को उत्पन्न करते हैं। तो याद रखिएगा, यौवना अवस्था के बाद का जो स्टेज है, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं प्रजनन अवस्था। उस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रजनन अवस्था। याद रखिएगा, उस स्टेज को हम लोग बोलेंगे प्रजनन अवस्था। नेक्स्ट सवाल, आप लोगों को पता होगा कि आज सुबह सुबह मैंने क्लास में जब थ्योरी बता रहा था तो उसमें ही हमने बताया कि ब्रायोफिलम एक प्रकार की पत्ती होती है। इस प्रकार की आपकी एक पत्तियां होती है ब्रायोफिलम की। ये पत्तियां क्या होती है? इसी पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी कलिकाएं विकसित हो जाती है। इसी पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी कलिकाएं विकसित हो जाती है और यही कलिका धीरे धीरे आपको एक नए जीव में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्रायोफिलम में वर्धी प्रजनन, ये वर्षी लिख दिया, यह होना चाहिए वर्धी प्रजनन, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो ब्रायोफिलम में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किस में होता है जी? याद रखिएगा, पत्तियों में होता है। आज सुबह सुबह मैं आपको थ्योरी में बताया था कि हमारे आसपास में कुछ ऐसे पत्तियां होती है जैसे कि ब्रायोफिलम हो गया। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसी पत्तियां हैं जो आपको थ्योरी में सुबह सुबह मैंने आपको बताया था कि उन पत्तियों के शीर्ष भाग पर छोटा सा बड निकल जाता है और वही बड जब विकसित होता है तो उससे नए क्या होता है कि पौधे का निर्माण होता है। जब ये कलिका इस पौधे से टूट करके अलग होकर के जमीन पर गिर जाता है ना, तो इससे एक नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रायोफिलम एक प्रकार के पौधे का नाम है और इसमें वर्धी प्रजनन होता है। किसमें? तो ध्यान रखिएगा, पत्तियों में। किसमें होता है जी? पत्तियों में होता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है ये हो जाएगा हमारा बी नंबर। आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल है। थोड़ा सा आज गला का प्रॉब्लम है, चूंकि लगातार क्लास लेने के बावजूद इस प्रकार की समस्याएं होती है। अक्सर आप देखते होंगे कि गांव सब में जब अब फिर शादी का सीजन आ रहा है तो एक महिलाएं जब लगातार अपने आसपास के पड़ोस में जाकर के लगातार गीत गाती है शादी विवाह में, तो इसी तरह से आवाज़ निकलता है जैसे आज मेरा आवाज़ निकल रहा फटा हुआ, समझे ना। तो इसका मतलब है कि वर्कलोड बढ़ गया, मतलब एक ही महिला को कई जगह जा करके शादी विवाह में गीत गाना होता है। इसी तरह से अभी हमको क्या है कि ऑफलाइन क्लास भी बहुत लेना है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हम लोग काम करते हैं और हमारा एक न्यूज़ चैनल है, वहाँ पर भी हम लोग कुछ न्यूज़ को भी कवर करते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा आज समस्या है। और उम्मीद करते हैं कि आप इस समस्या को झेलते हुए भी अपना जो सिलेबस है बायोलॉजी है उसको सीखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? निषेचन, यहाँ लिखा है निषेचन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो स्तनधारी, याद रखिएगा, स्तनधारी का मतलब होता है वैसा जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाता हो। जैसे कि हम लोग मनुष्य है ना, मनुष्य भी स्तनधारी हैं। तो स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? और निषेचन का मतलब आपको मैंने पूर्व में भी बताया है कि जब स्पर्म और ओवा आपस में मिलता है ना, तो इसके मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो बताइए कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होगा? मैंने इससे पूर्व में भी आपको बताया कि स्तनधारी खास करके मनुष्य में अगर हम बात करें तो निषेचन की क्रिया यानी स्पर्म और ओवा के मिलने की प्रक्रिया होती है फिलोपियन ट्यूब में। कहाँ होती है? फिलोपियन ट्यूब में। मैंने आपको बताया था कि पहले से फिलोपियन ट्यूब में ओवा मौजूद होती है और स्पर्म जो है यूटेरस में लैंड करने के बाद अपनी पूंछ की सहायता से गति करते हुए फिलोपियन ट्यूब में पहुंचता है और वहां पर जाकर के स्पर्म और ओवा दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो याद रखिएगा कि स्तनधारियों में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका फिलोपियन ट्यूब। सही आंसर हो जाएगा इसका फिलोपियन ट्यूब। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है? यानी यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए, इस वर्ड को आपको सिस्टमेटिक सजाना है। जैसे मान लो कि अगर हम जीवन की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है बचपन, बचपन के बाद हम लोग जवान होते हैं, जवान के बाद हमारा प्रौढ़ावस्था आता है और प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था आता है। तो ये एक प्रकार का हमारे जीवन का कर्म है। इसी तरह जनन की प्रक्रिया को लेकर एक कर्म बनाया गया है, उसमें आपको सबसे पहले कौन सा कर्म होता है उसको लिखना है।
उसके बाद कौन सा कर्म होता है उसको लिखना है। तो इस तरह से हमारा एक सीरीज बना हुआ है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो है देख लेते हैं, सी सही होगा। अब सी कैसे सही होगा उसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब होता है कि स्पर्म और ओवा का बनना, यानी मेल सेक्स ऑर्गेन्स में स्पर्म बनेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स में ओवा बनेगा। तो स्पर्म के बनने की प्रक्रिया और ओवा के बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं युग्मक जनन। यानी सबसे पहले हमारा युग्मक बना, युग्मक बनने के बाद कह रहा है संयुग्मन, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिला, यानी पहले बना उसके बाद मिला और मिलने के बाद बन गया युग्मनज। यहाँ नौ छूटा हुआ, बनने के बाद बन गया युग्मनज यानी जायगोट। आपको पता है कि जब स्पर्म और ओवा आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं जायगोट। तो यानी एकदम सिस्टमेटिक चल रहा है। जायगोट के बाद माँ के गर्भ में ये बना लेता है भ्रूण, और भ्रूण जब माँ के गर्भ में 9 महीने तक डेवलप करता है तो उसके डेवलप करने के बाद उससे जनन की क्रिया शुरू होती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहले युग्मक बनते हैं, फिर युग्मक आपस में मिलते हैं, फिर दोनों के मिलने से जायगोट बनता है, जायगोट विकास करके भ्रूण बनाता है, और भ्रूण जो है अलग अलग जीवों में अलग अलग समय अवधि तक माँ के गर्भ में डेवलप करता है, और डेवलप करने के बाद एक स्वस्थ शिशु के रूप में उसका जन्म होता है। तो यानी हमारा 67 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है कह रहा कि होमोथैलिक, ये एक अंग्रेजी वर्ड है होमोथैलिक या मोनोकस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा ये दोनों जो है ना उभयलिंगी, ये दोनों वर्ड का हिंदी होता है उभयलिंगी। यानी उभयलिंगी का मतलब वैसा जीव जिसमें एक ही शरीर में दोनों जननांग पाया जाता हो, अर्थात द्विलिंगी, अर्थात द्विलिंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी होमोथैलिक और मोनोकस इन दोनों शब्द का प्रयोग किया गया किसके लिए, द्विलिंगी अवस्था के लिए। इन दोनों शब्द का प्रयोग किया गया किसके लिए, द्विलिंगी अवस्था के लिए। याद रखिएगा इसका प्रयोग किया गया है द्विलिंगी अवस्था के लिए। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है कि तोता, आप लोग अक्सर आप अपने घर में इसको पाल के रखते हैं तोता। बहुत सारे ऐसे समाज में व्यक्ति हैं जो कि तोता को पाल करके रखते हैं, लेकिन अगर आप पिंजरा में तोता रखते हैं ना तो मैक्सिमम उसकी आयु काफ़ी कम हो जाती है। वो मुश्किल से आपके घर में 5 साल या 10 साल सरवाइव कर पाता है। किसी भी जीव की अगर आप स्वतंत्रता को छीन लोगे तो अंदर से वो घुटन महसूस करता है, जिसके कारण उसका जो लाइफ स्पेन होता है वो कम जाता है। लेकिन अगर उसी तोता को उन्मुक्त गगन में, उन्मुक्त वातावरण में और उसके अनुरूप वातावरण में अगर हम लोग जीने के लिए छोड़ दें तो ये मनुष्य से भी अधिक इसकी जो है ना नेचुरल डेथ होती है। यानी इसका जो लाइफ स्पेन होता है, जीवन अवधि होता है, ये लगभग 140 वर्षों का होता है। बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा आश्चर्य भी लगा होगा, लेकिन मैं आपको ये जो टॉपिक है थ्योरी में भी बताया था। जब जीवन अवधि बता रहा था तो उसमें मैंने एक लिस्ट दिया था, तो उस लिस्ट में हमने आपको बताया था कि तोता का जो जीवन अवधि है वो लगभग 140 वर्ष है। तोता की जो जीवन अवधि है वो लगभग 140 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। करा कि निम्न में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है। देखिए जब भी द्विलिंगी आवे तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि एक ही जीव में दोनों प्रकार के जननांग मौजूद हो, यानी नर जननांग भी हो और उसमें मादा जननांग भी हो। तो याद रखिएगा पपीता एक लिंगी है तो ये होगा नहीं, खजूर भी एक लिंगी है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर नारियल ऑप्शन नंबर सी है, ये नारियल क्या है, नारियल हमारा द्विलिंगी है। याद रखिएगा नारियल हमारा द्विलिंगी है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नारियल। याद रखिएगा नारियल में क्या है कि एक ही पौधे में नर जननांग और एक ही पौधे में मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं, तो नारियल हमारा हो गया द्विलिंगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे बढ़िए और आप लोग लगातार मेहनत करिए और बिना मेहनत का कुछ होने वाला है नहीं। तो ऑब्जेक्टिव के बिना आपका 12 बायोलॉजी शून्य है। बहुत सारे जो हमारे ट्विटर हैं खगड़िया में
वो अपनी नाकामी को छुपाने के चक्कर में ये बताएंगे आपको कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ लीजिए, अगर अच्छे से थ्योरी आप पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपका डिस्कशन हो जाएगा। तो ऐसे छात्र को आपको जो है ना पूरा चैप्टर पढ़ने दीजिए, उसके बाद आप पूछिएगा आप अपने मटेरियल से, बिल्कुल जवाब नहीं देंगे या बहुत भी जवाब देंगे तो 50% ही जवाब दे पाएंगे। तो और हम लोग जो एक एक चैप्टर में अगर 150, 200, 250 ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ, तो हमारा उद्देश्य ये ही नहीं है कि सिर्फ इससे बिहार बोर्ड के एग्जाम को पास किया जाए। आप जीवन में कभी भी बायोलॉजी से संबंधित कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो यही प्रश्न आपको वहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाता है, और किसी को ये लगता है कि हम एक्स्ट्रा हो रहा है तो इस सब से आप पढ़े रहिए। क्योंकि आप बड़े बड़े शहर जाते हैं, पटना जाते हैं, कोटा जाते हैं, वहाँ पर नीट की तैयारी होती है, मेडिकल्स होते हैं या फिर इंजीनियर की तैयारी होती है, तो वहाँ पर बच्चों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आपको भी उस धारा से जुड़ना होगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला। हम बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन को भी ऐड करते हैं जो नीट से जुड़ा हुआ। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि भाई नीट वाले जो सर इंग्लिश में पढ़ाते, तो ये बात आप भूल जाइए। आपके पास में ज्ञान होना चाहिए, नीट के लिए लैंग्वेज मतलब नहीं रखता है। आपके पास बायोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, आपके पास फिजिक्स का ज्ञान होना चाहिए, आपके पास केमिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए। मीडियम कोई मतलब नहीं रखता है, आप जानकारी के आधार पर वहाँ पर जवाब दे सकते हैं। क्योंकि अब जो प्रश्न का प्रारूप होता है मेडिकल्स में या फिर नीट के एग्जाम में, वो हिंदी में भी रहता है और अंग्रेजी में भी रहता है। आप जिस लैंग्वेज में उस प्रश्न को समझ रहे हैं, जिस लैंग्वेज में आपको उसका आंसर आ रहा है, उस लैंग्वेज में आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो आप लैंग्वेज आपके बीच में बाधा बन के नहीं आएगी। तो ध्यान रखिए, आपका टैलेंट, आपका मेहनत, आपका ऑब्जेक्टिव पर पकड़ ही आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगा। तो अभी से तैयारी करके रखिए, ये नहीं कि अभी हम इंटर में हमको क्या लेना देना। तो अभी से आप उस टारगेट में जुड़े रहिए, ताकि आगे जब भी हम किसी भी चीज़ का तैयारी करेंगे तो वहाँ हमारे लिए कोई विशेष कठिनाइयाँ होने वाली नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा कि किसके लिए लैंगिक प्रजनन, देखिए जो ही लैंगिक प्रजनन बोले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें दो प्रकार के जीव भाग लेंगे, एक मेल और दूसरा फीमेल जिम्मेवार है। तो अब लैंगिक प्रजनन के लिए कौन सा जिम्मेवार है? कह रहा है द्विगुणित अवस्था बनाने के लिए। द्विगुणित का मतलब होता है 2n, यानी n+n। तो ध्यान रखिए, क्योंकि लैंगिक प्रजनन में दो जीव की आवश्यकता पड़ती है, एक मेल और दूसरा फीमेल। एक मेल और दूसरा फीमेल। मेल बनाएगा मेल गैमेट और फीमेल बनाएगा हमारा फीमेल गैमेट। मेल गैमेट में जो ये अवस्था है वो n रहता है और फीमेल गैमेट भी n रहता है, ये दोनों मिल करके हो जाता है 2n, यानी द्विगुणित। तो ध्यान रखिएगा, लैंगिक प्रजनन के लिए जिम्मेवार जो कारक है वो किसके लिए है जी? द्विगुणित अवस्था बनाने के लिए। याद रखिएगा, द्विगुणित अवस्था बनाने के लिए, यानी 2n के लिए जिम्मेवार कौन है? लैंगिक प्रजनन। अब इसमें जो ध्यान रखना कि जो भी लैंगिक प्रजनन होगा वो द्विगुणित अवस्था को बनाने के लिए जिम्मेवार होगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए, सुबह सुबह मैं आपको बता रहा था कि पुदीना, बहुत सारे बच्चे क्लास में जोर जोर से हंस रहे थे पुदीना का नाम सुनकर, इसलिए कि हाल फिलहाल में इससे एक भोजपुरी सॉन्ग आया था जो काफ़ी अधिक वायरल हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में वो भोजपुरी का गाना घूम रहा था और बहुत सारे बच्चे क्लास में मुंडी नीचे करके जोर जोर से हंस रहे थे। अब हंसो अपने अपने घर में। चलिए, कह रहा कि पुदीना कायिक प्रबंधन करता है। पुदीना में जो कायिक प्रबंधन होता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो किसके द्वारा होता है? तो मैंने आपको सुबह सुबह ही बताया था, पुदीना और गुलदाउदी। क्या बताया था? गुलदाउदी। ये एक प्रकार का फूल का नाम है और इससे तो आपको सलाद में या फिर इसका रस निकाल करके अलग अलग प्रकार के औषधियों में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये जो हमारा पुदीना और गुलदाउदी है, ये अर्धवायवीय तना का उदाहरण है। अर्धवायवीय तना का उदाहरण। और अर्धवायवीय तना में भी ये कौन सा तना है? ये है हमारा अंतःभूस्तरी। याद रखिएगा, अंतःभूस्तरी, अंग्रेजी में बोलते हैं शकर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? शकर। याद रखिएगा, अंतःभूस्तरी, अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं शकर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? शकर। तो हमारा 72 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। कुत्ता आपके आसपास में रहता ही है, बस आप लोग सही से खाना पीना नहीं देते हो, जिसके कारण उसकी जीवन अवधि कम हो रही है। अगर कुत्ता को सही से भोजन मिले, सही से परिवेश मिले,
तो इसकी जो जीवन अवधि होती है 20 साल की होती है। इसकी जीवन अवधि कितनी हो जाती है? 20 साल। यानी अगर कुत्ता को सही से पोषण मिले, सही वातावरण मिले, सही प्लेस मिले, तो उसकी जो नेचुरल डेथ है, मतलब उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु है या उसका जो जीवन अवधि है, वो कितने दिनों की हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारे 20 वर्षों की। चलिए नेक्स्ट सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर समझ में ही नहीं आएगा। तो चलिए दिमाग हम लोग लगाते हैं। कह रहा क्या कि शाख को वृंत पर लगाया जाता है। मान लो यहाँ पर एक वृंत है, यहाँ बोर्ड पर देखिए ध्यान से, यहाँ मान लीजिए कि किसी पौधे का वृंत है। अब इस वृंत कह रहा है कि शाख को वृंत पर लगाया जाता है। अब ये वृंत पर आपने एक शाख लगा दिया, ये जो आपको दिख रहा है ये वृंत है, ये क्या है? वृंत है। और ये जो आपने इसको लगा दिया ये हो गया हमारा शाख। अब ये क्या है कि मान लीजिए कि ये ए कैटेगरी का है और ये बी कैटेगरी का है। ध्यान दीजिए, ये जो वृंत है ये ए कैटेगरी का है और ये शाख जो है ये बी कैटेगरी का है। कहता है इस प्रकार किए गए ग्राफ्टिंग में, मतलब इस प्रकार जो आपने प्रयोग किया है, तो इस पे जो वृक्ष पर फल होगा, फल मतलब जो फ्रूट होगा, ये किस पर निर्भर करेगा? क्योंकि फ्रूट किस पे होगा? शाख पे होगा। फल कहाँ बनेगा जी? शाखे पर बनेगा ना। आपने क्या किया? वृंत पर शाख को लगा दिया, तो फल कहाँ बनेगा? फल बनेगा आपको शाख पे। फल कहाँ बनेगा? शाख पे। तो कितना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। मान लो कि ये आपका एक पौधा है, ये वृंत पर आपने एक शाख लगा दिया। अब इस शाख से क्या करेगा? एक नया पौधा बन गया। अब इस नए पौधे वाले में फल हुआ, तो ये फल किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा? तो ये फल डिपेंडेंट होगा किस पे? शाख पे। याद रखिएगा, ये फल डिपेंडेंट किस पे होगा जी? शाख पे। तो यानी 74 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। कह रहा अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? थोड़ा पानी ले लेते हैं। कह रहा है अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संलयन, संलयन का मतलब होता है आपस में मिलना। अगुणित कोशिका, अगुणित कोशिका में आपको दो प्रकार की कोशिका आएगी, एक नर युग्मक और एक आ जाएगा इसमें मादा युग्मक। एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। ये नर युग्मक भी क्या है? अगुणित कोशिका है, और ये मादा युग्मक भी क्या है? एक अगुणित कोशिका है। संलयन का मतलब होता है आपस में मिलना। संलयन का मतलब होता है आपस में मिलना। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं संयुग्मन। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं संयुग्मन। इसी संयुग्मन का दूसरा नाम होता है निषेचन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी जब नर युग्मक और मादा युग्मक की आपस में संलयन होती है, आपस में मिलान होता है, आपस में मिलते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं संयुग्मन। यानी इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं हम लोग निषेचन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग करने वाला गलती कर दिया, यहां हटाइए। क्वेश्चन कह रहा कि पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन किसमें होगा? किसमें होगा? इसमें लिख देते हैं यहाँ पर किसमें होगा। तो पूर्व में भी मैंने आपको बताया है कि जब किसी पत्तियों के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से नए जीव की उत्पत्ति हो, तो ये इस पत्ती का नाम होता है ब्रायोफिलम। पूर्व में भी मैंने आपको ब्रायोफिलम के बारे में बताया था, और क्लास में इसका हम लोग रियल पिक्चर आपको दिखाए हैं। याद होगा, आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं उसको पता होगा कि क्लास में मैंने आपको ब्रायोफिलम का जो ओरिजिनल पिक्चर होता है उसको मैंने आपको दिखाया था। और ब्रायोफिलम के साथ साथ केलेचोय भी एक पौधा है जिसमें कि पत्तियों के खंडों द्वारा, पत्तियों के टुकड़ों द्वारा या पत्तियों के पर उत्पन्न होने वाली कलिकाओं के द्वारा नए पौधों की उत्पत्ति होती है। तो याद रखिएगा, जो पत्ती द्वारा जब नए पौधे की उत्पत्ति हो तो उसका एग्जाम्पल्स होता है ब्रायोफिलम, और इस प्रकार के प्रजनन को हम लोग पत्तियों द्वारा वर्धी प्रजनन यानी बाय लिव्स के नाम से जानते हैं। चलिए, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो 76 का सही आंसर हो गया बी नंबर। नेक्स्ट सवाल देखिए,
कहता रात में खिलने वाले पुष्प साधारणता होते हैं। जैसे मेरे भी मोहल्ला में रात में खिलने वाले फूल हैं, जैसे कि आपको रात रानी, ये अक्सर लोगों के घर में ये फूल आपको देखने को मिलता है। बड़ी अट्रैक्टिव फ्लावर्स होता है। जैसे जब भी आप शाम के समय में इसके आसपास से गुजरेंगे ना, तो एक गजब का स्मेल आता है, एक अद्भुत इसमें सुगंध होती है। इतना अद्भुत सुगंध होता है कि आसपास के जो सांप है ना, इस पौधे पर जाकर के बैठते हैं। तो ये पौधा जितना खूबसूरत है उतना खतरनाक भी है। स्मेल तो देता है, एक गजब का हमारे आसपास में सेंट देता है, लेकिन इस सेंट से प्रभावित होकर के कभी कभी सांप भी इस पौधे पर आकर के बैठ जाते हैं। तो ये रात में खिलने वाले जो फूल होते हैं ना, वो रात में खिलने वाले फूल होते हैं, आपको प्रायः छोटे होंगे। चूंकि मेरे घर में है, मेरे मोहल्ले में है, हम देखते हैं उजला कलर का फूल रहता है ना रात रानी का, एकदम नन्हा नन्हा टिकली टाइप का होता है। तो याद रखिएगा, जो भी फूल रात में खिलेंगे वो हमेशा आकार में छोटे होंगे। वो आकार में कैसे होंगे जी? छोटे होंगे। और जरूरी नहीं है कि रात में खिलने वाले सभी फूल में रात रानी की तरह सुगंध हो। मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया कि मेरे घर के आसपास में रात रानी का पौधा है, जो कि आकार में छोटे होते हैं, उजले कलर के होते हैं। चलिए, तो रात में खिलने वाले पुष्प साधारणता लगभग, कुछ कुछ बड़े भी होते हैं, लगभग 90% क्या होंगे? छोटे होंगे। लगभग क्या होंगे? छोटे होंगे। नेक्स्ट सवाल हम लोग देख रहे हैं, कह रहा कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी जल्दी। बहुत लोग को पता होगा कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है और अपने जन्म से लेकर या तो एक छोटा जीवन जीता है या फिर एक दीर्घ जीवन जीता है। जैसे कि कुछ ऐसे कीट पतंग हैं या कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस हैं, सॉरी वायरस नहीं, बैक्टीरिया हैं, जो जन्म लेते हैं और जन्म लेने के कुछ ही मिनटों के बाद, कुछ ही घंटों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे वृक्ष भी हमारे पृथ्वी पर मौजूद हैं जो हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पृथ्वी पर उपस्थित कुछ जीव ऐसे हैं जिनका जन्म होता है और कुछ ही मिनटों में समाप्त, और किन्हीं का जन्म होता है और हजारों वर्ष तक यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है, उस समय को हम लोग बोलते हैं जीवन अवधि। तो यहाँ पर जीवन अवधि कहीं नहीं ऑप्शन में, तो यही जीवन चक्र को आप लोग, या सॉरी यहाँ पर जीवन काल, इसी को आप लोग लिख सकते हैं लाइफ स्पेन, या फिर इसका दूसरा अर्थ होता है जीवन अवधि। क्या होता है? जीवन अवधि। इसका नाम दूसरा होता है जीवन अवधि। तो लाइफ, जीवन काल भी लिखा रहे वो भी चलेगा, और जीवन अवधि है वो भी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है, कह रहा है कि आकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से समान जीव को कहते हैं। मतलब वैसा जीव जो कि अपने जनक से इसकी जो नई संतति बन रही है, नई संतति बन रही है, ये आकार में और अनुवांशिक रूप से हूबहू एक दूसरे से मिलता जुलता रहे, 100% इन दोनों का एक जैसा दिखे। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब कोई जीव अपने जनक से बिल्कुल मिलते जुलते दिखाई पड़ते हैं, अपने जनक के बिल्कुल फोटो कॉपी होते हैं, मतलब जैसा जनक वैसा उसकी नई संतति, तो इस प्रकार के जीव को हम लोग बोलते हैं कोलोन। इस प्रकार के जीव को बोलते हैं कोलोन। जब मैं अलैंगिक प्रजनन की विशेषता आपको बतला रहा था तो वहां पर यह चीज बताएंगे कि जब कोई जीव हूबहू अपने जनक के समान होता है तो इस प्रकार के जीव को हम लोग बोलते हैं कोलोन। इस प्रकार के जीव को हम लोग बोलते हैं कोलोन। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलोन। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। कर अमीबा में प्रजनन किस प्रकार से होता है? तो आपको पता है कि अमीबा जो है ना, इस प्रकार का मान लीजिए अमीबा है, तो ये अमीबा या तो 2 भाग में या फिर 2 से अधिक भाग में आपस में टूट जाता है, और जितने भाग में टूटता है ना, दोनों में अलग अलग प्रकार के डीएनए आ जाते हैं और उतने नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसमें तो द्विविखंडन भी होता है और बहुविखंडन भी होता है, लेकिन यहाँ पर बहुविखंडन ऑप्शन नहीं है, चूंकि द्विविखंडन ऑप्शन है, तो इसीलिए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी अमीबा या तो 2 भाग में या फिर 2 से अधिक भाग में आपस में टूट जाता है, और जितने भाग में टूटता है उतने नए नए जीवों की उत्पत्ति कर लेता है। तो अमीबा में प्रजनन किस प्रकार से होगा? तो याद रखिएगा,
द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देख ले रहे हैं। हमारा सवाल है कि पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। क्योंकि पेनिसिलियम में जो प्रजनन होता है ना, ये कोनेडिया के द्वारा होता है। याद रखिएगा, कोनेडिया के द्वारा होता है। एक प्रकार का बीजाणु होता है। क्या होता है? बीजाणु। मैं इसका चित्र भी बनाया हूं। पेनिसिलियम क्या होता है कि पेनिसिलियम में जो प्रजनन होता है ना, वो कोनेडिया के द्वारा होता है, जो कि एक प्रकार का बीजाणु है, और यह अलैंगिक प्रजनन की विधि द्वारा संपन्न होता है। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोनेडिया। नेक्स्ट सवाल है, फिर से चेंज हुआ है, रिपीट, इसीलिए इसका आंसर आपको बता दें कि पुदीना में वर्धी प्रजनन, पुदीना में वर्धी प्रजनन किसके द्वारा होता है? इससे पहले भी आया था, तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अंताभुजस्थाली। उस समय ऑप्शन नंबर ए में था, अब की बार ऑप्शन नंबर डी में, बस इतने अंतर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख ले रहे हैं। कह रहा द्विविभाजन यानी द्विविखंडन, द्विविभाजन बोले या फिर इसका दूसरा नाम होता है द्विविखंडन। देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है बाइनरी फिजन, किसका उदाहरण है? तो बाइनरी फिजन जो है, आप सबको पता है कि बाइनरी फिजन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन का एक पार्ट है। इसमें से खोजिए अलैंगिक प्रजनन कौन कौन सा है। तो इसमें कायिक जनन जो है, ये भी अलैंगिक प्रजनन का एक पार्ट है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत सारे बच्चे को लगता होगा सर डायरेक्ट द्विविभाजन का मतलब दे देना चाहिए कि ये होना चाहिए किसमें, तो ये अपना एक पार्ट है। तो इसमें ये दिमाग लगाना होगा। कुछ कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जिसमें कि आपको अपना दिमाग लगाना होगा। तो इसमें क्या दिमाग लगाए? बाइनरी फिजन क्या है? एक अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है, और अलैंगिक प्रजनन के ही अंतर्गत आपका आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। याद है ना, छठा भाग है, यानी अलैंगिक प्रजनन का जो छठा पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कायिक जनन। तो अगर इसमें अलैंगिक प्रजनन ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब होगा कि कायिक जनन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अब जैसे मान लो एक लिंगता मतलब वैसा जीव जिसमें केवल और केवल एक ही जननांग पाया जाता हो। जैसे स्वयं मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो मनुष्य में नर में अलग जीव जननांग पाया जाएगा और उसके मादा में अलग जननांग पाया जाएगा। तो इस प्रकार के जीव को हम लोग बोलते हैं एक लिंगाश्रेयी, यानी जिस प्रकार के जीव में केवल और केवल एक लिंग हो, मेल में अलग लिंग और फीमेल में अलग लिंग, तो इस प्रकार का जो स्थिति है इसको हम लोग बोलते हैं एक लिंगाश्रेयी। यानी आपका 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देख रहे हैं। कह रहा कि वे परिवर्तन जो लार्वा को, लार्वा का मतलब होता है क्या कि जैसे कि अभी क्या होता है कि जैसे मछलियों में लार्वा बनता है, तो मछली में आप लोग को पता है कि वाह्य निषेचन होता है। जो मेल मछलियां हैं वो अपना स्पर्म पानी में रिलीज कर देता है, और जो फीमेल मछलियां हैं वो भी अपना स्पर्म जो है पानी में रिलीज कर देता है। इन केस अगर वो दोनों आपस में पानी में मिल गया तो दोनों के मिलने से क्या होता है? लार्वा बनता है। दोनों के मिलने से क्या बनता है? लार्वा बनता है। तो इस तरह से आपको छोटा छोटा गोल गोल संरचना होगा लार्वा, जो अनलिमिटेड संख्या में आपको पानी या पानी के आसपास में दिखेगा। अगर कहता है कि जो लार्वा वयस्क में परिवर्तन कर देता, अब यही लार्वा क्या है कि फूटता है, और इसके फूटने से, ध्यान रखिए, इसके फूटने से नई मछलियां बन गई, इसके फूटने से नई मछलियां बन गई। तो अब पहले ये था लार्वा, और यही लार्वा क्या हुआ कि इसका ये फूट गया, और फूटने के बाद वयस्क होकर के ये बन गया मछली। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे कायांतरण। मतलब काया का मतलब होता है शरीर, और कायांतरण अंतर का मतलब उसमें बदलाव हो गया। पहले ये था गोल और अब ये हो गया, देख लीजिए, बेलनाकार आकार का, या फिर ये मछली का जो भी आकार है उसको मान लीजिए। तो इसके शरीर में परिवर्तन हो गया। तो जब जीवों के शरीर में परिवर्तन हो तो इसको हम लोग बोलते हैं कायांतरण, यानी उसके शरीर में परिवर्तन आ गया। कायांतरण का परिभाषा भी होता है शरीर में परिवर्तन होना। तो पहले था लार्वा और अब बन गया मछली, मतलब इसके शरीर में परिवर्तन हो गया। तो जब शरीर में परिवर्तन हो तो इसे हम लोग बोलते हैं कायांतरण। तो यानी कि आपका 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट जो हमारा सवाल है उसको देख रहे हैं 86। कहता है किस युग्मक में दोनों पौधे पत्तियों के द्वारा कायिक प्रजनन करते हैं। ये दोबारा नहीं, ये तिबारा सवाल आ गया, तीसरी बार ये हमारा सवाल है कि पत्तियों द्वारा जिसमें प्रजनन हो तो ब्रायोफिलम होगा और कलंचू होगा। याद रखिएगा, ब्रायोफिलम और कलंची होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग देख रहे हैं 86। कह रहा बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, जैसे बीजाणु द्वारा, यानी जब भी बीजाणु की बात आवे तो समझ लो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बीजाणु का मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसी में अगर बीज कह दे तो तुरंत दिमाग में रखना बीज का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहली बार अगर कोई हमारे वीडियो देख रहे होंगे, अगर थ्योरी नहीं पढ़ रहे होंगे तो उसको बहुत आश्चर्य लगेगा कि बीजाणु और बीज, उसको लगता है बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिसको बीजाणु और बीज एक ही लगता है, लेकिन इसमें धरती आसमान का अंतर है। बीजाणु बोले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बीज बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहा बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं। तो होता है तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन इसको हम लोग समूह में रखते हैं क्रिप्टोगैम समूह में। किस समूह में रखते हैं? क्रिप्टोगैम समूह में। तो 87 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 87 का जो सही आंसर है आप याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कलिका रोपण किसका उदाहरण है? कलिका रोपण, देखिए कलिका रोपण का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई पौधा है, अब ये पौधा मान लीजिए कि निम्न गुणवत्ता वाला है, लो क्वालिटी वाला। अब इस तना के एक पार्ट में हमने क्या किया, हाई क्वालिटी वाला बर्ड को लगा दिया, एक हाई क्वालिटी वाले बर्ड कलिका को लगा दिया, और यहाँ से अब जो हमारा नया पौधा बन रहा है, ये नया पौधा क्या है, एकदम विकसित हो गया, मतलब हाई क्वालिटी वाला पौधा बन गया। ये था लो क्वालिटी और ये पौधा हमारा बन गया हाई क्वालिटी। तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं कलिका रोपण, और ये विधि क्या है, हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। हमारा क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी हिंदी में बोले तो ये कायिक जनन है। और कायिक जनन का भी ये क्या है, आर्टिफिशियल वर्धी प्रजनन है। क्योंकि कायिक जनन भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक वर्धी प्रजनन और एक आर्टिफिशियल वर्धी, एक प्राकृतिक वर्धी प्रजनन और एक मानव निर्मित वर्धी प्रजनन। तो ये उदाहरण है किसका? कायिक जनन का, और कायिक जनन में भी कृत्रिम वर्धी प्रजनन का ये उदाहरण है। तो आपको याद रखना है कि कलिका रोपण किसका उदाहरण है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, हिंदी में बोले तो कायिक जनन का एग्जाम्पल है। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं, कह रहा साइकस में परागन होता है। जो हमारा साइकस होता है ना, उसमें जो परागन की क्रिया होती है, परागन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने, यानी वर्तिकाग्र वाला परागकण से पौधे का जो नर जननांग है उसके पराग कोश से निकलने वाला परागकण जब पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रही है तो इसी गिरने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं परागकण। तो यहाँ पर जो परागकण होता है ना, वो 3 कोशिकीय अवस्था में होती है। किसमें होती है? 3 कोशिकीय अवस्था में होती है। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हम लोग नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं, कह रहा कि एंथेसिस, यहाँ एक अंग्रेजी शब्द लिखा हुआ है एंथेसिस की परिघटना संबंधित है। तो एंथेसिस का मतलब होता है कि जैसे कोई फूल है, यहाँ पर मान लीजिए कि एक फूल है और यह फूल बंद है, और यही फूल क्या हो गया कि फिर बाद में खिल गया। यही फूल याद रखिए कि बाद में क्या हो गया, खिल गया। खिलने के बाद इसकी पंखुड़ियाँ जो है खुल जाएगी। तो इसके खिलने की प्रक्रिया को मान लो कि यहाँ पर ये खिल गया, तो पहले ये फूल था बंद, याद रखो पहले ये फूल क्या था, बंद था, और यही फूल अब क्या हो गया, खिल गया। तो एंथेसिस का मतलब होता है कि फूल के खिलने की प्रक्रिया को। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए, पुष्प कलिका का खुलना, यानी जब पुष्प कलिका खुल रही है, देख रहा पहले बंद था और ये पुष्प कलिका अब क्या हो गया, खुल गया। तो पुष्प कलिका के खुलने के ही क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, एंथेसिस बोलते हैं। पुष्प कलिका के खिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, एंथेसिस बोलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 90 का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और इस प्रकार चूंकि हम चाह रहे थे कि ऑब्जेक्टिव कुछ और जोड़ा जाए, लेकिन
हमारी जो टेक्निकल टीम है उनको घर जाने की बहुत ज़रूरी रहता है, जिसके कारण अब आपका एंड हो गया। तो चलिए फिर से हम आपसे मिलते हैं इसका पार्ट 4 वीडियो में, जिसमें हम लोग 91 से लेकर के आपके 147 शायद सवाल है, उन सभी को अब एक ही वीडियो में रखेंगे और वहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना विशेष ख्याल रखिए और हम आपसे फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।